जब एक और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा का दावा सिर्फ बीजेपी या उनके समर्थक ही नहीं कर रहे, जब खुद विपक्ष के रणनीतिकारों को मानना पड़ रहा है कि देश में हवा नरेंद्र मोदी की है, तब देश की संसद में भूचाल आ गया है। तथ्य दिखा करके आप अपने विरुद्ध कार्रवाई को आमंत्रित कर रहे हैं। प्लीज, तो आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। जी, the behavior of the above said members may kindly be referred to the privilege committee and they need to be suspended till the committee gives its report. निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी मान्य सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। 2024 के चुनाव से पहले 17वीं लोकसभा के आखिरी पूर्ण सत्र में ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। संसद की सुरक्षा चूक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में विपक्ष के हंगामे के बाद विपक्ष की बेंच से सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड बन गया। सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल। सोमवार को लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद निलंबित कर दिए गए। निलंबित होने वाले लोकसभा के 33 सांसदों में से 30 को पूरे सत्र के लिए, जबकि 3 सांसदों के जयकुमार, विजय वसंत और अब्दुल खलीक का मामला प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक ये निलंबित रहेंगे, जबकि राज्यसभा के 34 सांसद शीतकालीन सत्र समाप्त होने तक के लिए सस्पेंड किए गए। वहीं 11 राज्यसभा सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक सस्पेंड किया गया है। लोकसभा के 13 सांसद और राज्यसभा के डेरेक ओब्रायन पहले से पूरे सत्र के लिए निलंबित हैं। उनके बार बार आग्रह पर, उनके बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। मैं समझता हूं ये उनकी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले। इतनी बड़ी तादाद में विपक्ष के सांसदों के निलंबन का मामला 2024 के उस बैटल के पहले हुआ जो विपक्ष के लिए एक तरह से करो या मरो की लड़ाई है। ये मोदी साहब का मॉडल है, ये राजतंत्र का मॉडल है। अभी उन्होंने नया पार्लियामेंट बदला है। मुझे लगता है कल की तारीख में विपक्ष विहीन जो सदन है वो चलाएंगे। हमें लगता है जिस सदन को हम, एक परंपरा और इतिहास गवाह है कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें वाद विवाद होता है। जब से भाजपा की सरकार आई है उनका एक सूत्र कार्यक्रम है कि हिटलर शाही की तरह सरकार चलानी है जो विपक्ष विहीन होगी। साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, मोदी सरकार में लोकतंत्र पर अटैक का विपक्ष का नैरेटिव नया नहीं, लेकिन अब की बार वाकई सरकार ने भी संकेत दे दिया कि विपक्ष का नैरेटिव कैसा भी रहे, हम भी आर पार के लिए तैयार हैं। सरकार की ये सख्ती ऐसे समय में आई जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। काशी में भी हजारों नए लाभार्थी सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं जो पहले वंचित थे। किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है, किसी को मुफ्त राशन वाला कार्ड मिला है, किसी को पक्के आवास की गारंटी मिली है, किसी को नल से जल का कनेक्शन मिला है, किसी को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। हमारी कोशिश है कि कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे। नरेंद्र मोदी 2024 के बाद की गारंटी दें तो ये तो समझ में आता है, लेकिन इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम का बयान है
कि हवा बीजेपी की तरफ है, लेकिन हवा का रुख बदल सकता है। बीजेपी कभी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। वो हर लड़ाई को ऐसे लड़ती है जैसे ये उनकी आखिरी लड़ाई हो। विरोधी दलों को एहसास होना चाहिए कि बीजेपी किस तरह मुकाबला करती है। चिदंबरम का ये बयान क्या स्वीकारोक्ति है कि कहीं न कहीं विपक्ष नरेंद्र मोदी से पिछड़ गया है? क्या 2024 की असल लड़ाई से पहले कम से कम कांग्रेस के रणनीतिकारों में फैली बेचैनी नहीं दिख रही? उनके द्वारा स्टेटमेंट एडमिट फैक्ट है कि वो चुनावों को बहुत हल्का लेते हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और जीतने की स्थिति से लेती है। यही नाश जाएगा विपक्ष का, और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। ये खुद भी डूबेंगे, हम सारे विपक्षों को लेकर के डूबेंगे ये लोग। एक और नरेंद्र मोदी की हवा का एहसास विपक्षी कैंप में है, तो दूसरी ओर मंगलवार को एक बार फिर इंडी गठबंधन को फिर मजबूत करने वाली कोशिश की जाएगी। 27 दलों के साथ इंडी गठबंधन की एक और बैठक होने जा रही है। सभी जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में एक तरह से इंडी गठबंधन टूटा और बिखरा हुआ दिख रहा था। ऐसे में सवाल है, क्या हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी एकता का कोई फॉर्मूला निकल पाएगा? इंडिया की बैठक में जा रहे हैं सर, नरेंद्र मोदी करे कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? गारंटी दे रहे थे सर, गारंटी दे रहे थे। यही को जानते हैं, आपको फलाना बोल रहा ही हो जाए, फिर आएंगे तो आओ। उम्मीद है हम लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे हम लोग। सर बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा सर, जो आप लोग जा रहे हैं सर कोई चुनौती नहीं दे रहा है सर गिरा से। वैसे जब नरेंद्र मोदी को मिलकर हराने का दम फिर से भरा जा रहा है, तब वही इंडी गठबंधन की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम पद की दावेदारी को लेकर तकरार सामने आ चुकी है। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक वही ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है, और उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो 2024 का जो चुनाव है, जो हम भाजपा के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, भाजपा के विरोध में लड़ रहे हैं, तो 2024 का चुनाव यदि हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा श्री नीतीश कुमार जी को बनाते हैं तभी जाके हम विजयी हो पाएंगे। सर्वगुण संपन्न बताया उनके नेताओं ने नीतीश जी को, हर चीज में योग्य नेतृत्व को लेकर भी उनमें योग्यता दिखाई है। क्या कुछ ऐसा कोई प्लानिंग चल रही है? इसकी जानकारी हमको नहीं है कि ये परीक्षा कहाँ हुई और कहाँ से नंबर मिला जी। लेकिन नीतीश जी के बड़ा लीडर होने में किसको डाउट है जी। लेकिन ये सब चीज तय होता है मीटिंग में, कोऑर्डिनेशन कमेटी में। कौन लीडर बनेंगे कौन नहीं होंगे ये हम लोगों के स्तर पर नहीं होता है। जब कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के सामने अपनी बातें मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है या उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ सकता है, तब कांग्रेस की खुद की रणनीतियां कितनी कारगर हो सकेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर से चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन लॉन्च किया है, लेकिन इतने बड़े कैंपेन को लॉन्च करने में शायद कांग्रेस कुछ चूक कर गई लगती है। कांग्रेस के चंदा अभियान का नाम भले डोनेट फॉर देश हो, लेकिन इसके लिए पार्टी को जो वेबसाइट बनानी पड़ी वो है donateinc.in। इसकी वजह ये लगती है कि donatfordesh.org से बीजेपी के लिए डोनेशन का वेब पेज पहले से बना हुआ है। इससे यही लगता है कि डोनेट फॉर देश का कॉन्सेप्ट बीजेपी शायद लंबे अरसे से खुद के लिए लागू कर रही है और कांग्रेस को इसका अंदाजा तक नहीं था। इस बीच डोनेट फॉर देश के कांग्रेस अभियान की लॉन्चिंग में हल्के फुल्के ढंग में कहे गए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को भी बीजेपी मीम बनाकर आगे बढ़ा रही है। खड़गे जी खुद वॉलंटरीली 1,38,000 रुपए कांग्रेस को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं। और लवली जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने फोन से, खड़गे जी के फोन से 1,38,000 रुपए कांग्रेस को डोनेट करने की प्रक्रिया को शुरू करें। वैसे कांग्रेस के डोनेट फॉर देश अभियान को लेकर बीजेपी कुछ गंभीर राजनीतिक आरोप भी लगा चुकी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 353 करोड़ की बरामदगी के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस को आखिर अब देश से चंदा मांगने की जरूरत क्यों आ गई। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट करके तंज भी किया कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू को कितना दुख पहुंचेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी लापरवाही की वजह से खड़गे जी की 1 महीने की तनख्वाह कट गई। बिल्कुल साफ है कि जहां बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के दम पर खुद को सबसे आगे रखने का अभियान छेड़ रखा है,
तो वहीं विपक्ष की छोटी सी चूक पर बीजेपी की पूरी मशीनरी हमलावर होती है। इस बीच विपक्ष के नेताओं पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर एजेंसियों की कार्रवाइयां भी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने 21 दिसंबर को पेश होने का समन भेजा है। इससे पहले 2 नवंबर को केजरीवाल ने ईडी के समन की ये कहकर अनदेखी की थी कि समन राजनीति से प्रेरित है और वो 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति उनके सामने प्रश्न पूछता है उनको या तो ये सस्पेंड कर देते हैं या उनको किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए गिरफ्तार करते हैं या कुछ भी करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक ही व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरते हैं और वो है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की राजनीति। हिंदी बेल्ट के चुनावों में देश की एजेंसियों के दुरुपयोग का विपक्ष का नैरेटिव चला नहीं। ऐसे में लगता नहीं कि विपक्ष के आरोपों को लेकर बीजेपी आगे भी कोई परवाह करेगी। यह जरूर है कि धीरज साहू के ठिकानों से मिला कैश अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप जैसे मामले बीजेपी को अपना नैरेटिव सेट करने का मौका देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।